तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मानवेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मानवेंद्र सर पर। आज हम लोग समझेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज को बहुत डिटेल में। इससे पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए ताकि आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम के लिए हमने इसमें कुछ कंजक्शन का यूज करना है। इसमें सबसे पहले आप देखो वैन का मतलब क्या होता, जब। तो अगर हमें दो वाक्यों को जोड़ना है और उसमें सेंटेंस का सेंस आ रहा जब, ठीक है, जब मैं स्कूल गया तब मैंने ये काम किया, तो हम वैन से जोड़ेंगे। अगर सेंस आ रहा जबकि का तो हम किससे जोड़ेंगे, वाइल से। और एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही या फिर जैसे ही, ज्यों ही जैसे ही। और यहाँ आप त्यों ही और वैसे ही, इस तरीके का सेंस आएगा तो हम किससे जोड़ देंगे, एज सून एज से। बिफोर का सबको मालूम है पहले के लिए यूज होता, आफ्टर का हम बाद में। तो ये हो गया पहले और ये हो गया बाद में। और टिल का मतलब आपको मालूम होगा, हम यहाँ पूरा सेंटेंस का सेंस ले रहे हैं जब तक, और इसका जब तक नहीं। तो इन सेंस में आपको इन कंजक्शंस का यूज करना है। अब आ जाओ प्लेस के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज में भी प्लेस के लिए वेयर का यूज हुआ था, एडवर्ब में, यानी कि सेम है। रीजन के लिए यहाँ हम बिकॉज या सिंस का यूज करेंगे। इसके बगैर तो लाइफ नहीं चलेगी। क्या नहीं चलेगी, लाइफ। आप जब इंग्लिश पढ़ते हो तो बिकॉज का कितना ज़बरदस्त यूज होता है, वो यहीं से आया। कंपेरिजन तुलना करना है तो पॉजिटिव डिग्री है एज, पॉजिटिव डिग्री का निगेटिव सो एज, कंपेरेटिव में देन लगाओगे। कंडीशन शर्त बताने वाले वाक्य में इफ़ अनलेस लगा के बना देंगे। रिजल्ट परिणाम बताने वाले में पहले वाक्य को सो से जोड़ना है, फुल स्टॉप की जगह दैट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट या कुड नॉट का होना जरूरी है। पर्पज बताएंगे तो हम सो दैट से जोड़ेंगे, और इसमें मे और माइट के साथ बनेगा वाक्य। कैसे बनेगा जब हम पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, इसमें बस इतना ध्यान रखना लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगेगी, और शुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं एडवर्ब क्लॉज के पहले नियम की। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की एडवर्ब क्लॉज में व्हेन और व्हाइल की। व्हाइल का यूज कब करना है, जब दो काम एक साथ हों। जब दो काम एक साथ हो तो पहले वाले वाक्य के आगे हमें व्हाइल लगाना है, दूसरे वाले वाक्य को कॉमा से जोड़ना है। इसलिए इस एक टॉपिक जो है कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि अगर हम सिंपल की बात करें तो उसमें भी यही चीज़ आपने पढ़ी कि जब दो काम एक साथ हों तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता, और एक काम के समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता। इसलिए दिक्कत कहाँ आ जाती कि पेपर सिंपल पूछता, बच्चा कॉम्प्लेक्स बना देता, कभी कॉम्प्लेक्स पूछता तो सिंपल बन जाता। इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब देखो जब दो काम एक साथ हो रहे तो हमें पहले वाले वाक्य के आगे व्हाइल लगाना। आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा था। माई फ्रेंड केम टू मी, मेरा मित्र मेरे पास आया। दोनों काम साथ में हो रहे, मैं अखबार पढ़ रहा, मेरा मित्र आकर के मुझसे बातें करने लगा। दोनों काम साथ में हो रहा है तो पहले वाले वाक्य के आगे लगा दो व्हाइल। आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब कुछ नहीं, बस कॉमा लगा दो, कॉमा दूसरा सेम छाप दो, माई फ्रेंड केम टू मी, जबकि मैं अखबार पढ़ रहा था तभी मेरा मित्र मेरे पास आया। अब जब एक काम के समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू, देखो एक काम के समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू हो रहा तो पहले वाले वाक्य के आगे व्हेन लगाओ, दूसरे को कॉमा से जोड़ो। क्या लिखा, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। आई अटेंडेड द क्लास, मैंने क्लास अटेंड की। तो एक काम क्या होगा, स्कूल गया, पहले स्कूल जाने का काम होगा, जब स्कूल पहुंच जाओगे तभी तो क्लास अटेंड होगी। तो एक काम के समाप्त होने के बाद दूसरा, इसलिए इसे किससे बनाओगे, व्हेन आई वेंट टू स्कूल, कॉमा आई अटेंडेड द क्लास। अच्छा, हो सकता आप बुक में कभी देखो इसी सेंटेंस को बना होगा, वो हो सकता है ऐसे लिख दें, आई अटेंडेड द क्लास। क्या, आई अटेंडेड द क्लास, और फिर लिखा होगा व्हेन, पूरा सेम पीछे ले जाएंगे, आई वेंट टू स्कूल। तो बताओ इस बात से क्या फर्क पड़ रहा, इससे कुछ फर्क पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही बात है। इन्होंने क्या किया, नंबर चेंज कर दिया। जैसे मान के चलो यहाँ कोई बच्ची बैठी है, यहाँ कोई दूसरी बच्ची बैठी, जगह चेंज करने से रोल थोड़ी बदल जाएंगे, आपका बिहेवियर थोड़ी बदल जाएगा, सिर्फ जगह बदली है। तो जगह बदलने से कुछ नहीं। व्हेन आई वेंट टू स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा, कॉमा का मतलब है तब। आई अटेंडेड द क्लास, तब मैंने क्लास अटेंड की। हाँ, अंतर ये आ जाएगा, अगर हम पहले इस वाक्य को लिख देंगे आई अटेंडेड द क्लास, मैंने क्लास अटेंड की,
व्हेन आई वेंट टू स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा। तो आप कॉमा नहीं लगा सकते क्योंकि कंजक्शन से जोड़ तो दिया। कॉमा का काम क्या है? दो चीज़ों को स्प्लिट करना। कॉमा क्या करना? इस वाक्य को इस वाक्य से अलग करने का काम करता है। कॉमा दो वाक्यों को अलग करता है, जबकि कंजक्शन दो वाक्यों को जोड़ रहा। तो यहाँ कंजक्शन लगने की वजह से अब कोई कॉमा नहीं लगेगा। दो बातें समझ गए? देखो, अगर देन नहीं दिया तो आप किसी भी नियम से बना सकते, फिर कोई बाउंडेशंस नहीं है। लेकिन अगर दो वाक्य दिए और दो वाक्य में किसी एक सेंटेंस में देन दिया, क्या दिया? तो कोई इन दोनों सेंटेंस में किसी में एक में देन दिया है क्या? अगर देन दिया तो क्लियर हो गया, अब कोई कुछ कर ही नहीं सकता, अभी वैन से ही बनेगा। दो सेंटेंस दिए हैं, अगर दो सेंटेंस में किसी एक सेंटेंस में तुम्हें देन लिखा मिल जाए तो पक्का समझना कम्प्लेक्स सेंटेंस वैन से ही बनेगा। देन हटा दिया, आपने पहले लिखा व्हेन आई वेंट टू मार्केट, जब मैं मार्केट गया, कॉमा आई परचेज समथिंग, तब मैंने कुछ चीज़ों को खरीदा। जो देन का मीनिंग है वही मीनिंग यहाँ कॉमा दे रहा। अच्छा, मैंने अभी कहा बुक में कभी कभी ऐसे बना देते, वे पहले को लिख दें आई परचेज समथिंग व्हेन आई वेंट टू मार्केट। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या बनेगा? हाँ, व्हेन माई फ्रेंड केम टू माई हाउस, कॉमा आई वॉज स्लीपिंग, जब मेरा फ्रेंड मेरे पास आया, मेरे घर आया, कॉमा का मतलब तब, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। तो देन अगर दिया है तो पक्का हो गया, अब तो हमें वैन से ही बनाना है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि वैन ना होने पर यही सेंटेंस अभी आगे पढ़ोगे एज सून एज से भी बन सकता है। लेकिन अगर देन आ गया तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपको वैन से ही बनाना है। तो आपने दो बातें सीख ली, जब काम एक साथ में हो तो पहले वाले वाक्य के आगे वाई लगा के कॉमा से जोड़ना है, और एक काम के समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू हो तो वैन से जोड़ना है। क्लियर? और देन दिया हो तो देन को हटा के वैन से जोड़ना। दो वाक्य में किसी एक वाक्य में आपको देखना है एट वंस दिया हो, क्या दिया हो? एट वंस। अगर किसी एक वाक्य में एट वंस दिया तो तुरंत एट वंस को हटा के हमें पहले वाले वाक्य के आगे क्या लगाना है? एज सून एज से जोड़ना है। क्यों? ऐसा क्यों होता? एट वंस का मतलब होता तुरंत। जैसे सेंटेंस देखा, द बेल रैंग, घंटी बजी, द चिल्ड्रन केम आउट ऑफ द क्लास एट वंस, बच्चे तुरंत कक्षा से बाहर निकल गए। मतलब जैसे ही घंटी बजी वैसे ही बच्चे कक्षा से बाहर निकल गए। या एज सून एज का मतलब आप कहोगे ज्यों ही घंटी बजी त्यों ही बच्चे कक्षा से बाहर निकल गए। तो जैसे ही देखो इसमें क्या आया? एट वंस आया या नहीं आया? तो एट वंस देख करके आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी कि नहीं आएगी? कि दुखी हो गए, लो एट वंस आ गए, दुखी हो गए या प्रसन्न हो गए? कितना गजब का कॉन्सेप्ट है, हर जगह कुछ ना कुछ क्लू दे रहा पेपर। मतलब अब अगर आप इन क्लू को पहचान ना पाए तो फिर आप ढक्कन है, तो आप ढक्कन रहना चाहोगे? अच्छे बच्चे बनना है तो तुरंत देखना एट वंस, अच्छा एज सून एज वाला आ गया। तो अपन ने देखा एट वंस, क्या देखा? तुरंत लिखा एज सून एज, क्या लिखा? एज सून एज द बेल रैंग, और कॉमा द चिल्ड्रन, अब ये चिल्ड्रन यहाँ लिख दे रहा हूँ, द चिल्ड्रन केम आउट ऑफ द क्लास, और एज सून एज का क्या करेंगे? इसको उड़ा देंगे। उड़ा दिया। क्या मतलब है? एज सून एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी, द चिल्ड्रन केम आउट ऑफ द क्लास, वैसे ही बच्चे कक्षा से बाहर निकल गए। तो इस कॉमा का मतलब क्या है? इसका मतलब है वैसे ही। अब आप क्या कॉमा को थोड़ी कुछ मतलब, कॉमा मतलब कॉमा को तो वो वाला कॉमा जिसमें चले जाते 6 महीने की, वो नहीं। हर चीज़ का मतलब है, जब इस सेंटेंस मतलब जब किसी सेंटेंस में वैन लगा है तो कॉमा का मतलब है तब, लेकिन जब इसमें एज सून एज लगा है तो इस कॉमा का मतलब अगर आप जैसे ही बोलोगे तो यहाँ वैसे ही आएगा, और जब आप ज्यों ही बोलोगे तो यहाँ त्यों ही आएगा। इस कॉमा के अलग अलग रूल्स में, अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग मतलब देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो बेटा बताओ। आई रीच द सर्कस, मैं सर्कस पहुंचा। द सर्कस स्टार्टेड एट वंस, सर्कस तुरंत शुरू हो गया। मतलब अगर मैं नहीं जाता तो होता ही नहीं। हाँ, अब देखो तुरंत में क्या मिल गया? एट वंस। सबसे पहले एट वंस बताया। मुस्कुराओ जरा, अरे मुस्कुरा दो जरा, मुस्कुरा दिया। अब बनाओ, क्या लिखोगे? एज सून एज, क्या? एज सून एज आई रीच्ड द सर्कस। हाँ, अब क्या करना है? कॉमा, क्या लिखोगे? अब कॉमा तो लगा दिया, अब आगे द सर्कस। इन्हें कहते होशियार बच्चे।
जब एक बार द सर्कस लिख गया तो बार बार सर्कस सर्कस लिख दोगे। एक बार अगर कोई नाउन लिख गया तो नाउन रिपीट नहीं होता है। ग्रामर क्या कहती है, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज करो। जो द सर्कस है इसकी जगह पे क्या यूज होगा, इट हो जाएगा। अगर कोई मेल होता तो ही कर देते, फीमेल होती तो सी कर देते। उसी के बिहाफ पे यहाँ कर दो इट स्टार्टेड, क्या हो जाएगा, ये ग्रामर कहती। अच्छा, बनाने को अगर आप ऐसे भी लिख दोगे एज सून एज आई रीच द सर्कस स्टार्टेड, तो कोई गलत तो नहीं करेगा, लेकिन ग्रामर इस चीज़ को फॉलो नहीं करती। ग्रामर ये कहती है कि अगर कोई नाउन रिपीट हो रहा तो उसकी जगह पे प्रोनाउन का यूज करो, इसीलिए तो प्रोनाउन बना, नहीं तो तुम नाउन ही नाउन छापते रहते। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं, सबको अच्छे से समझ में आ रहा। और आप लोग जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। ये वाला जो रूल है, इसे देख करके कुछ बच्चों को रूल ही नहीं लग रहा, क्योंकि उन्हें तो रूल तभी लिखते हैं पूरा थ्योरी लिखी जाए, उन्हें ये तो रूल ही नहीं है, तो कुछ और ही है। अब मुझे ये बताओ, अगर पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट में है, यानी कि सब्जेक्ट हेड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है, सब्जेक्ट मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो इसमें यहाँ बीच में क्या लिखेंगे, किससे जोड़ोगे, कौन सा कंजक्शन लगाओगे, बिफोर। क्या लगाओगे, बिफोर। क्या लगाओगे, ये हमने बचपन से पढ़ा है। पास्ट परफेक्ट टेंस में डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यहाँ आप लगाएंगे बिफोर। क्या लगाएंगे, तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखो, पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो बिफोर से जोड़ना। अब बताओ, यहाँ बैठ के अपन क्या करेंगे, नाश्ता। कौन कह रहा है नाश्ता करेंगे, यहाँ अपन आफ्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आफ्टर। अगर इसका मतलब ये है कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है और दूसरा पास्ट परफेक्ट में है, तो आफ्टर से जोड़ना सीधा है। पहला पास्ट परफेक्ट में, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर जोड़ दो, उल्टा कर दो, पहले पास्ट इंडेफिनिट बाद में पास्ट परफेक्ट, आफ्टर जोड़ दो। ये पास्ट परफेक्ट टेंस से कुछ अलग नहीं है। तो अगर आपको यहाँ दिक्कत होती है तो आपकी सुविधा के लिए हम लिख दे रहे हैं, पहला अगर है पास्ट परफेक्ट में, किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, दूसरा है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो हमें बिफोर से जोड़ना है। और अगर पहला वाला जो है पास्ट इंडेफिनिट में है और दूसरा पास्ट, हाँ ओके, यहाँ पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है, तो हमें आफ्टर से जोड़ना है। लेकिन इस बात के मैं फेवर में नहीं हूँ। मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ, जो काम पहले हो वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो बाद में हो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। अब मैं यहाँ आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, चाहो तो तुम सारे आफ्टर से बना दो, बिफोर से बना दो, कॉन्सेप्ट को समझना। और अगर कुछ ना समझ में आए तो ये रूल सीधा देख लेना, पहला पास्ट परफेक्ट में, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में, और लास्ट में बोलना सिया बलरामचंद्र की जय, खत्म हो गया। ठीक है, तो हो सकता है 99% सही हो जाएगा, 1% हो सकता है मीनिंग गड़बड़ हो जाए और सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। इसलिए जरा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझते हैं। जैसे पहला तो हम तुम्हारा बहुत ही प्रिय सेंटेंस लिख रहे हैं, इससे मन बड़ा प्रसन्न होता है। द पेशेंट हैड डाइड। चलो, अब आपके सामने 4 क्वेश्चन दिए हैं, बिफोर और आफ्टर का यूज करके आपको इनके आंसर वेरीफाई करना है, बनाना है। तो अगर हम
इसके हिसाब से देखें तो पहला टेंस हमारा देखो कौन सी टेंस में है, पास्ट परफेक्ट में। पहला सेंटेंस किस में है, पास्ट परफेक्ट में। दूसरा किस में है, पास्ट में। तो कुछ नहीं, सीधा बिफोर लगाओ, बात खत्म। मतलब क्या बना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जब आप बिफोर यहाँ लगाओगे तो इसका जो ये है स्मॉल में आ जाएगा। दूसरी बात, हिंदी मीनिंग हमेशा पीछे से निकालते जब भी हम हिंदी का सेंटेंस बनाएंगे। इसका मतलब कि डॉक्टर के आने से पहले, जब आप हिंदी लिखोगे तो यहाँ से हिंदी निकलेगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। पहला पास्ट परफेक्ट में देखो, पहला पास्ट परफेक्ट में, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में किससे जुड़ गया, बिफोर से। यहाँ ये लॉजिक पूरा काम कर गया। चलो आगे देखें। इट स्टार्ट रेनिंग, वर्षा शुरू हो चुकी थी। आई हैड रीच्ड होम, मैं घर पहुँच चुका था। अब अपन क्या बोला, मेरे घर पहुँचने से पहले। अगर मैं यहाँ बिफोर लगाऊं तो बिफोर लगाना यहाँ ठीक है, सही है? नहीं, क्यों सही नहीं है? क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, किसमें है? अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है और ये पास्ट परफेक्ट में है। इस नियम के हिसाब से यहाँ बनता है आफ्टर। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, आफ्टर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुँचने के बाद बारिश शुरू हो गई थी। ठीक है, ये सेंस भी बन जाएगा। आप अगर चाहो तो इसी सेंटेंस को ऐसे बना दो, आई हैड, अगर देखो नियम वही आ जाएगा, पहले पास्ट परफेक्ट कर दो, आई हैड रीच्ड होम, फिर आप लगाएंगे क्या, बिफोर, क्योंकि अब आपने पहला पास्ट परफेक्ट में कर दिया। अगर आप सेम कंडीशन में बना रहे हो तो आफ्टर लग गया। लेकिन अगर आपने इसको यहाँ किया, आई हैड रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, तो इसका सेंस थोड़ा बदलेगा। क्या, इट स्टार्ट रेनिंग, वर्षा शुरू होने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। ये भी सही है। तो पहले काम क्या होगा, मैं घर पहुंचा। तो जो काम पहले होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, चाहे आफ्टर लगाओ चाहे बिफोर लगाओ। इसका ये कॉन्सेप्ट रहता, पहले मैं घर पहुंचा, बाद में बारिश शुरू। यहाँ भी पहले तुम घर ही पहुंच रहे हो, देख लो, इट स्टार्ट रेनिंग, वर्षा शुरू हो चुकी थी। आफ्टर आई हैड रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने के बाद। तो पहले क्या होगा, आप घर पहुंचे, फिर बारिश शुरू हुई। तो दोनों में बात एक ही, जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ देखो, पहला पास्ट परफेक्ट में है। अगर हम इस नियम के हिसाब से चलें तो यहाँ सीधा सीधा क्या जुड़ जाएगा, बिफोर। मीनिंग यहाँ से निकालो, बिफोर द सन रोज, सूरज निकलने से पहले, द फॉग हैड डिसअपियर्ड, कोहरा गायब हो चुका था, बन गया। द पुलिस हैड अराइव्ड, पहला पास्ट परफेक्ट में, इसके हिसाब से बिफोर आ रहा, यहाँ लगाओगे तुम बिफोर। अब इसका मतलब क्या होगा, बिफोर द थीफ रैन अवे, चोर के भागने से पहले, द पुलिस हैड अराइव्ड, पुलिस आ गई थी। अगर हम इसको पलट दें, क्या लिखते हैं, द थीफ रैन अवे आफ्टर द पुलिस हैड, तो कोई दिक्कत है क्या, क्या मतलब निकला, आफ्टर द पुलिस हैड अराइव्ड, पुलिस के आने के बाद, द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया था। तो कौन सा ठीक लग रहा, पहला या बात दूसरा? पहला भी ठीक लग रहा, बिफोर द थीफ रैन अवे, चोर के भागने से पहले, द पुलिस हैड अराइव्ड। कभी कभी अच्छी पुलिस होगी तो भागने से पहले आ जाएगी, नहीं तो बता के आ जाएगी कि भाई साहब हमारा दूर से हॉर्न बजा देगी, भाग जाओ, बाद में माल हमें दे जाना। ये वाला भी कॉन्सेप्ट रहता है। जब बाद वाला वाक्य अफर्मेटिव हो तो किससे जोड़ना है, टिल से। जब बाद वाला वाक्य अफर्मेटिव हो तो किससे जोड़ोगे, और अगर बाद वाला वाक्य नेगेटिव हो तो किससे जोड़ना। अब आपको मालूम है अनटिल खुद ही नेगेटिव है, तो अनटिल से जोड़ोगे तो नॉट को आपको क्या करना है। तो देखो, प्लीज वेट हियर, यहाँ हो गया आई कम बैक, अफर्मेटिव या नेगेटिव बाद वाला वाक्य, अफर्मेटिव या नेगेटिव, कैसे पता चला, हाँ देख के टटो टटो के भी पता कर सकते। तो आई कम बैक, आपको कुछ नहीं करना, सीधा देखो, प्लीज वेट हियर, टिल क्या लगाया, पूरा लिख दिया, आई कम बैक। क्या मतलब निकला, कृपया इंतजार करो जब तक मैं वापस आता हूँ। इज दैट क्लियर, एनी डाउट, कोई परेशानी, घबराहट, चिंता, जी घबरा रहा हो, कोई बेचैनी, कुछ नहीं है। अब जरा दूसरा सेंटेंस देखो, बाद वाला वाक्य कैसा है बेटा, कैसे पता चला, हाँ नॉट लगा, डू भी लगा। अब यहाँ आपको मालूम है नॉट तो हटा दिया हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नॉट हटेगा तो डू अपने आप हट जाएगा, क्योंकि अफर्मेटिव में डू डच का यूज नहीं होता। तो आप बनाओगे प्लीज वेट हियर
until क्या आएगा, until I come। ठीक है, ये लास्ट वाला सेंटेंस आप सभी को बनाना है और आप लोगों को इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप इस पूरे टॉपिक में आपने बहुत एंजॉय किया, चीज़ों को अच्छे से समझा। अब अगर आपका मन हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।